हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बीए ब्रिलियंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड की। आपको पता है पार्ट सेकंड में क्या बात करा गया है? पार्ट सेकंड में इंडियन सिटीजनशिप को बताया गया है, ठीक है, कि कौन कौन इंडियन सिटीजन्स हो सकता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट सेकंड में बताया गया है आर्टिकल 5 to 11 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप आर्टिकल है 5 to 11 तक, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कमेंसमेंट की बात करेंगे आप समझ जाना, कमेंसमेंट का मतलब है 26 जनवरी 1950, जब हमने पूर्ण रूप से अपना संविधान को क्या करा था, लागू कर दिया था अपने नेशन में। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कमेंसमेंट हो गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था, एवरी पर्सन हु हैज़ इज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल उन लोगों के, उन सिटीजन्स के बारे में बात करता है जो इंडिया में थे। पहले क्या था, जो ब्रिटिश रूल था, तो इंडिया को डिवाइड होने से पहले पूरी टेरिटरी किसकी थी? ब्रिटिश की थी। जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान बना, 2 नेशन में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में। तो जो आर्टिकल, जब हमारा कमेंसमेंट होता 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है, तो मतलब कि नेशन जो है वो डिवाइड हो चुका था। तो जो उस टेरिटरी में है ना, जो इंडिया की टेरिटरी में लोग बचे हैं, उनकी सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 5 में। इतना याद रखना कि इंडियन सिटीजन्स की बात करता है आर्टिकल 5 में, ना कि पाकिस्तान के आफ्टर द पार्टीशन जो टेरिटरी इंडिया में रह गई है उस सिटीजन्स की बात करता है आर्टिकल 5। मतलब कि जो भी उसका डोमिसाइल है, डोमिसाइल किसे कहते हैं कि जहाँ उसका परमानेंट रेसिडेंस हो, तो वही डोमिसाइल है। सपोज करो मैं जाके नेपाल में रहने लग जाऊँ, ठीक है, वहाँ मेरी जॉब लग गई है, वहाँ मुझे पता है कि मेरी 5-6 साल में जॉब है, फिर वापस मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा अपने इंडिया में, ठीक है, तो वो मेरी डोमिसाइल नहीं हो सकती नेपाल, ठीक है। तो मेरा इंडिया जो है वही डोमिसाइल है। तो यहाँ माना गया डोमिसाइल जो इंडिया की टेरिटरी में जो रह रहा हो परमानेंट, ठीक है, उसकी बात करिए। और कुछ क्लॉजेस के बारे में बात करिए, उनकी बात करते हैं। ए में बताया हु वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में ही, भारत की टेरिटरी में ही क्या हुआ हो, बॉर्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, ठीक है। ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर उसके कोई भी माता पिता इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ होगा या फिर इंडिया की टेरिटरी में होगा, ठीक है। और तीसरा बात करा गया है हु हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, टी रिप्रेजेंट फॉर टेरिटरी of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। इसमें क्या बताया है कि जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा हूँ, ठीक है, इंडिया का डोमिसाइल हो, जिसके पास जो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ हो वो सिटीजन कहलाएगा। जिसके कोई भी पेरेंट्स जो है वो इंडिया की टेरिटरी के हों, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुए हों, वो क्या है, इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। या फिर जो जब ये कमेंसमेंट हुआ था 1950, उससे 5 साल से इंडिया में रह रहा हो, वो भी इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। मतलब कि 1945 में भी जो, अगर 1945 और 50 के बीच में जो इंडिया में रह रहा है ना, वो भी इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। या मैं बात कर रहा हूँ जो इंडियन की टेरिटरी में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आता है कि जब हमारा कमेंसमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ था 26/1/1950 को, उसमें जो भी पर्सन है, अगर उनके पास इंडिया टेरिटरी के डोमिसाइल हैं और अगर वो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुए हैं, या फिर उनके कोई भी पेरेंट्स, मदर फादर कोई भी इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ है, या फिर वो कमेंसमेंट से 5 साल पहले तक इंडिया में रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी इंडियन सिटीजन्स माने जाएंगे। इस आर्टिकल 5 ये कहता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उन राइट्स, उन सिटीजनशिप की बात करता है उन पर्सन्स की जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, जो 1948 से पहले आए थे या 1948 के बाद आए थे, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे, या फिर 19 जुलाई 1948 से जो पहले है, उन पर्सन्स की बात करता है जिन्होंने पाकिस्तान से माइग्रेट करा इंडिया में, ठीक है, उन सिटीजनशिप की बात करता है। जो लोग 1948 से पहले इंडिया में आए थे, उनके लिए 2 नीड्स मांगी, ठीक है, 2 कंडीशन रखी उनके लिए। ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या फिर वो या फिर उसके दादा दादी में से, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो ही तो आप इंडिया में आओगे, इंडिया की टेरिटरी में ही थोड़ी क्या अमेरिका के लिए ओपन कर दिया है, तो ये कंडीशंस लगा दिया है, ठीक है। सेकंड,
ही शुड हैव रेसाइडेड इन इंडिया सिंस द माइग्रेशन, जब से वो इंडिया में आए हैं, ठीक है, और तब से वो इंडिया में ही रह रहे हैं, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। कौन लोग? जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं आफ्टर 19 जुलाई 1948, उनके लिए क्या कंडीशन रखी? वो या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो उनकी सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, ठीक है, उनको दी जाएगी सिटीजनशिप। सेकंड बात करता है ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, जो वो इंडिया आए हैं पाकिस्तान से, अगर वो परमिट रीसेटलमेंट के तहत आए तो ही उनको सिटीजनशिप जाएगी। अब देखो यहाँ जो डेट लिखी है 19 जुलाई 1948, तो ये क्या था? परमिट सिस्टम के थ्रू ये डेट फिक्स हुई थी। परमिट सिस्टम मतलब दोनों कंट्रीज़ ने एक परमिट सिस्टम रखा कि हाँ, जो इंडिया में जो हमारे लोग रह गए हैं, ठीक है, वो इंडिया में, जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं वो पाकिस्तान में आओ, और जो पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहता है वो इंडिया में आओ। तो दोनों देशों ने ये परमिट सिस्टम रखा, ठीक है। तो इसलिए ये डेट फिक्स है यहाँ 19 जुलाई 1948। जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है उसके लिए कंडीशन रख दी कि आप या फिर आपके दादा दादी अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, माता पिता दादा दादी अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो, आप भी, ठीक है। या फिर जब से आप पाकिस्तान से इंडिया आए हो तब से आप इंडिया में ही रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन जो 1948 के बाद आ रहा है, 19 जुलाई 1948 के बाद जो इंडिया की टेरिटरी में आ रहा है पाकिस्तान से माइग्रेट होकर, उनके लिए 4 कंडीशन रख दी, उनके लिए 5 कंडीशन। वो या फिर उनके दादा दादी या फिर पेरेंट्स अगर इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुए हैं तो, ठीक है, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। सेकंड, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट, अगर वो रीसेटलमेंट के थ्रू आ रहे हैं इंडिया में तो ही आपको, परमिट के थ्रू आ रहे हैं तो ही सिटीजनशिप दी जाएगी। थर्ड है ही हैड रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, वो अगर पाकिस्तान से इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, 1948 के बाद, अगर वो 6 महीने तक इंडिया की टेरिटरी में रुक रहे हैं और वो सिटीजनशिप मांग करते हैं तो उनको दी जाएगी। इसके बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट है ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू ऑफिसर, अगर उन जो माइग्रेट होकर आए हैं 1948 के बाद, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है किसके ऊपर? जो सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, वो जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रहा है सिटीजनशिप की, अगर उनके पास आपने एप्लीकेशन दे दी है, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। और फिफ्थ है अगर वो रजिस्टर्ड जो है वो सिटीजन को क्या करता है, मतलब कि वो रजिस्टर कर लेता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको सिटीजन माना जाएगा। देखो 2 कंडीशन होगी। आर्टिकल 5 में क्या बताया था, आर्टिकल 6 में क्या बताया था? आर्टिकल 5 में बताया है कि मैं यहाँ इरेज करके बताता हूँ आपको, आर्टिकल 5 और 6 में डिफरेंस, आप कंफ्यूज ना हो बस। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 बात करता है जो इंडियन टेरिटरी में लोग थे, ठीक है, मतलब कि जो इंडियन टेरिटरी में कमेंसमेंट के बाद, कमेंसमेंट कब हुआ था? 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तब तक इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया के सिटीजन से, जो इंडिया में पैदा हो रहे हैं, उसके मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया की टेरिटरी में है तो वो माने ले जाएंगे इंडियन टेरिटरी। जो इंडियन टेरिटरी के लोग हैं उनके बारे में बात करता है। बट आर्टिकल 6 बात करता है माइग्रेटेड टू इंडिया, कहाँ से? फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनकी बात करती है, उनकी सिटीजनशिप की। उनके लिए 5 कंडीशन दे दी, आप या फिर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न होते हैं, ठीक है, आपको आए हुए 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। या फिर आप देखे जाते हैं कि आप परमिट रीसेटलमेंट के थ्रू आए हैं। एक चीज़ देखी जाती है कि आपने एप्लीकेशन दे दिया है रजिस्टर्ड ऑफिसर को। एक देखा जाता है कि रजिस्टर्ड ऑफिसर ने आपको एज ए सिटीजन ग्रांट कर लिया है। तो ये चीज़ थी। आर्टिकल 5 बताता है कि जो इंडियन टेरिटरी में जो इंडियन लोग रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप के बाद। और आर्टिकल 6 बताता है कि जो 1948 के बाद जो गए थे और 1948 से पहले जो आए थे उनकी टेरिटरी की बात करता है, उनकी सिटीजनशिप की बात करता है जो माइग्रेट होकर आए थे, ठीक है। अभी हमने अब हम समझेंगे आर्टिकल 7 को। अब 5 आपने समझा कि जो इंडियन टेरिटरी में जो पर्सन है उनकी बात करिए, उनकी सिटीजनशिप की बात करिए। 6 में क्या कर रहा है, जो माइग्रेट करें इंडिया में आए। अब 7 में क्या है, 7 को हम समझने से पहले मैं बताता हूँ। सपोज़ करो आपको कहीं जाना है, किसी टूर पे जाना है, किसी हिल स्टेशन पे जाना है, तो आप घर में किससे बात करते हो? पहले अपने ब्रदर से बात करते हो, सिस्टर से बात करते हो। वो अगर
दे देते हैं, आपको परमिशन दे देते हैं, लेकिन जो फाइनली परमिशन मिलती है वो आपके पेरेंट्स से मिलती है, मदर हो या फादर, उनसे क्या है फाइनल परमिशन मिलती है। मतलब कि आर्टिकल 7 क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है आर्टिकल 5th और 6th को। अगर आर्टिकल 5 और 6 कोई परमिशन दे देते हैं कि आप सिटीजन हो इंडिया के, लेकिन अगर आर्टिकल 7 ओवरराइड कर देता है उन चीज़ों को, तो आपका जो 5 और 6 है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 7 बात करता है जो इंडिया से लोग जो पाकिस्तान को गए हैं उनके बारे में बात करता है, ओवरराइड करता है उनकी सिटीजनशिप को। ठीक है, आर्टिकल 7 देखते हैं, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं उनके बात करते हैं। आफ्टर 1 मार्च 1947 इंडिया से जो पाकिस्तान गया आफ्टर 1 मार्च 1947 को, वो इंडियन सिटीजन्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड क्या है, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है। ठीक है, एक तो 1 मार्च 1947 को इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, वो सिटीजन नहीं कहलाएगा। अगर वो इसके बाद 1 मार्च 1947 के बाद भी अगर वो इंडिया में वापस आ रहा है, ठीक है, तो उसको फॉलोइंग कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। अब फॉलोइंग कंडीशन कौन सी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी कि वो, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में अगर पैदा होते हैं तो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, अगर वो परमिट रिसेटलमेंट के थ्रू आते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप उन्हें मिल जाएगी। तीसरा क्या है, अगर वो 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं जब से वो माइग्रेट करें तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। चौथी क्या है कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है, किसको, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दी है एप्लीकेशन। ठीक है, चौथी कंडीशन तब होगी, तब उन्हें मिलेगी कब, जब 5th कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। 5th कब, जब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो उनको ग्रांट कर देगा सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी जिसमें आर्टिकल 7, आप कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ। आर्टिकल 5 जो इंडियन टेरिटरी में, ठीक है, पहले होती थी ब्रिटिश टेरिटरी, डिवाइड हुआ, ठीक है, पोर्शन, जो इंडियन टेरिटरी बची ना, उस टेरिटरी में जो लोग हैं उन सिटीजन्स की बात करता है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में बात करता है जो इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है। आर्टिकल 6 में कंडीशंस मैंने बता दी थी कि 1948 वाला, बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक है, कंडीशन फुलफिल ज़रूरी है। और आर्टिकल 7 बता दिया, आर्टिकल 7 ओवरराइड कर देता है आर्टिकल 5 और 6 को, ठीक है। आर्टिकल 7 ओवरराइड कर देता है, जो लोग, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान गए वो सिटीजन नहीं कहलाएंगे। अगर वो पाकिस्तान से इंडिया वापस आते हैं, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद, तो उनको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन मैंने आपको बता दी, वो 5 कंडीशन है, उनको फुलफिल करना होगा, ठीक है। तो हमने 5, 6, 7 आर्टिकल जाना। 8 की आर्टिकल 8 क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। उन सिटीजन्स की बात करता है जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रह रहे थे, ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट। तो उनके लिए 2 कंडीशन, अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो वो इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। पहली कंडीशन जो सब में मस्ट है, सबसे हर चीज़ में पूछी गया है, वो या पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में है, मतलब कि जब ब्रिटिश इंडिया की बात करें अनडिवाइडेड, मतलब कि ना ही इंडिया हुआ पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, तब की बात करें अनडिवाइडेड। अगर उस टाइम पे वो ब्रिटिश किसी फॉरेन कंट्री में चला गया, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन पर्सन, तो उसके लिए 2 कंडीशन है, उसके बहू, उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा में से कोई अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। और रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जो होते हैं डिप्लोमेट, वो अगर रजिस्टर्ड करते हैं उसको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो तक 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो अंडर आर्टिकल 8 में उनको सिटीजनशिप मिल सकती है उन इंडियन ओरिजिन पर्सन को। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 और 10 की। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 9 को देखो, नॉट डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन सिटीजन बन नहीं सकता इंडिया का, किसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, जो वॉलेंट्री जानबूझकर फॉरेन स्टेट किसी फॉरेन कंट्री में गया और वहाँ की सिटीजनशिप ली है उसने। कब, 5, 6, 8 जो आर्टिकल्स दे रखे हैं, इनके थ्रू भी अगर उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर वो बिफोर कमेंसमेंट गया है, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कि लागू हुआ, कमेंसमेंट हुआ, उससे पहले अगर कोई पर्सन, इंडियन पर्सन अगर किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन स्टेट में जाता है और वहाँ की वॉलेंट्रीली सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसको अंडर आर्टिकल 5, 6, 8 में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये बात करता है आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 देखो, आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप जो आपकी है वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप जैसे भी आपको अंडर आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में आपको इंडियन सिटीजनशिप आपकी मिल जाती है, ठीक है। तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप तो रहेगी आपकी कंटिन्यू, लेकिन
जो राइट है वो सब्जेक्ट टू द लॉ पास बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जो लॉ पास करेगा उसके सब्जेक्ट से रिलेट करता है, तो ही आपकी सब्जेक्ट जो सिटीजनशिप है वो कमेंट कंटिन्यू रहेगी। मतलब आर्टिकल 10 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सिटीजनशिप एक्ट या फिर सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बना सकता है। इंट्रोड्यूस करा है उसने आर्टिकल 10 में, ठीक है, किसको, पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए कि इंट्रोड्यूस कब करा था पार्लियामेंट को। अब देखो क्विक रिवीजन कर लेते हम। आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप का पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5 to 11 में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 5 कहता है कि जो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिन है उनकी कंडीशन को फुलफिल करता है, जो मैंने कंडीशन डिस्कस करी है वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। 6 में क्या है, जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया में उनकी सिटीजनशिप के बारे में बात करें, उनकी कंडीशन बताया मैंने कि बिफोर 1948 और आफ्टर 1948 के बारे में, ठीक है। कंडीशन फुल करी थी। बिफोर में 2 कंडीशन थी कि वो उनके दादा परदादा जो भी इंडिया उसमें रह रहे हों, और जब से वो माइग्रेट कर रहे हैं 6 महीने उसमें उन्होंने टाइम स्पेंड करा हुआ इंडियन टेरिटरी में। दूसरी तरफ क्या था, आफ्टर, तो वो रीसेटलमेंट प्री परमिट रीसेटलमेंट के थ्रू आए हों, उनके दादा दादी मम्मी पापा वो सब क्या हो, वो इंडियन ओरिजिन में इंडिया में आया हो, उनके इंडिया में बॉर्न हो किसी का भी, ठीक है, वो उनको मिल सकती है। उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उनको ग्रांट कर दिया सिटीजनशिप, वो कहलाएंगे, ठीक है। 5, 6 हो गया। 7, 8 को हमने डिस्कस कर लिया। 9, 10 को अब हमने बता दिया कि पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। 9 में बस उसी की बात करिए कि जो वॉलेंट्रीली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश होने से पहले अगर इंडिया छोड़कर गया है किसी और देश की सिटीजनशिप ले लिया तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसके अंदर 5, 6, 8 मेरा मानना है कि उसे देना भी नहीं चाहिए जो भारत देश को छोड़कर जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की, जो सिटीजनशिप एक्ट जो 5 to 11 आर्टिकल है, जो लास्ट आर्टिकल है, इसकी बात करते हैं। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बना सकती है, रेगुलेट कर सकती है आगे, ठीक है। हमने देखा था आर्टिकल 10 में ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है, इंट्रोड्यूस कर रहा है आर्टिकल 10 में, लेकिन आर्टिकल 11 में उसको दिया गया है, ये पूरा मेंशन करा गया है, ठीक है। क्या क्या 2 पावर पे इंपॉर्टेंट पावर दी गई है पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट उन लोगों को सिटीजनशिप दे सकता है जो आफ्टर 26 जनवरी 1950 कमेंसमेंट होने के बाद सिटीजनशिप के ऊपर सारे लॉज बना सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर दे दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, अंडर आर्टिकल 11 में, कि अब संविधान जो इस्टेब्लिश्ड हो गया, लागू हो गया, अब से लेकर जब तक है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया है कि पार्लियामेंट को ही लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अब मोदी गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करा है, वो लॉ बनाने की जो पावर है अंडर आर्टिकल 11 में तो दे रखी है, ठीक है, सिटीजनशिप के। और दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्ट करती है और रोकती है, छीनती है किसको, 5, 6, 7, 8, जिसके अंडर आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में जिसने सिटीजनशिप होल्ड करी है उनके राइट को पार्लियामेंट के पास है कि वो रेस्ट्रिक्ट करे या रिवोक करे, तो उनके पास ये पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। उनकी पावर को, उनके राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या छीन लेती है, जिसको 5, 6, 7, 8 के अंदर उनको सिटीजनशिप मिली है। मतलब कि आर्टिकल 11 कुल मिलाकर ये कहता है कि जो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पास पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक द लॉज ऑन सिटीजनशिप, ठीक है, ये बात करते हैं। अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कौन पूरा सिटीजनशिप को मैंने बताया था 5 to 11 में सिटीजनशिप दी है, ठीक है। 5, 6, 7, 8 में क्या बात करिए, 5 में बात करिए जो इंडियन टेरिटरी के हैं, ठीक है, टेरिटरी के हैं उनकी सिटीजनशिप की बात करिए। 6 और 7 में बात करिए जो माइग्रेटेड है, माइग्रेटेड कहाँ से, 6 में जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं या पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है। 6 और 7 आर्टिकल में ये बात करिए जो हमने प्रीवियस डिस्कस करा है। 8 में उन लोगों की बात करिए जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो आउटसाइड रह रहे हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप की बात करिए, ठीक है, 8 में। 9 में बात करिए जो वॉलेंट्री क्या है, वो किसी और देश की सिटीजनशिप ले चुके हैं, उन सिटीजन की बात करिए, ठीक है। और 10 में हमने बताया कि पार्लियामेंट को पावर इंट्रोड्यूस करिए। 11 में पार्लियामेंट को बताया है कि आप लॉ बना सकते हो सिटीजनशिप के ऊपर आफ्टर द कमेंसमेंट, ठीक है।
दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।